डाइसोपायरामाइड इज़ एन एंटी एरिथमिक ड्रग्स। एंटी एरिथमिक ड्रग्स वो होती हैं जो हार्ट के रिदम को फिक्स करती हैं। अब जब हार्ट का रिदम ख़राब होता है तो उसे हम कहते हैं दिस इज़ एरिथमिया। ब्रेडी एरिथमिया भी हो सकता है, टेकी एरिथमिया भी हो सकता है। नाउ डाइसोपायरामाइड इज क्लास 1A एंटी एरिथमिक ड्रग्स। एंटी एरिथमिक ड्रग्स को हमने 4 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। क्लास 1 वालों कहते हैं दीज आर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास 2 वाले कहते हैं दीज आर बीटा ब्लॉकर्स, क्लास 3 वालों को कहते हैं दीज आर पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स, और क्लास 4 वाले कहते हैं कि दीज आर कैल्शियम ब्लॉकर्स। क्लास 1 वालों को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है 1A, 1B एंड 1C में। 1A वालों कहते हैं दीज आर मॉडरेट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, 1B वालों कहते हैं दीज आर वीक सोडियम चैनल ब्लॉकर्स एंड 1C वालों कहते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। सो डाइसोपायरामाइड इज 1A एंटी एरिथमिक ड्रग्स। 1A का मतलब दिस इज मॉडरेट सोडियम चैनल ब्लॉकर। अब अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमें पता है कि हार्ट के एसए नोड में से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो जनरेट होता है, और ये फाइनली ऐसे से एट्रियल मसल्स और एवी नोड और कॉमन बंडल से बंडल ब्रांचेस और परकेंजी से वेंट्रिकुलर मसल्स तक फाइनली जो है वो आता है। तो अगर इनके आइसोलेटेड ग्राफ्स हम ड्रॉ करें तो इस तरह के कुछ हमारे पास ग्राफ्स बन सकते हैं, एसए, एट्रियल, एवी, कॉमन बंडल, बंडल, परकेंजी और वेंट्रिकुलर मसल्स का। और इन सारे ग्राफ्स को अगर सबमिट कर दें तो फाइनली हमारे पास सीसीजी जो है वो निकलेगी। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि ऐसे नोड पे जो पोटेंशियल है वो पहले जनरेट होगा, और देन जो वेंट्रिकुलर मसल्स हैं उनका जो एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा वो थोड़ा लेट होगा, इनके अंदर कुछ ना कुछ डिले आएगा। ये वो टाइम है जब इम्पल्स जो होती है ऐसे से एवी से सारा पाथवे फॉलो करके अल्टीमेटली वेंट्रिकुलर मसल्स तक जो है वो अप्रोच करे। अब जब हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स देते हैं तो सेलेक्टिवली ये वाले जो ग्राफ्स हैं ये आपस में थोड़े बड़े चेंज होते हैं, जिसकी वजह से फाइनल चेंजेस जो है वो ईसीजी में भी नजर आएंगी, क्योंकि ईसीजी जो है वो समेशन है इन सारे पोटेंशियल्स का। तो अगर इनमें से कोई एक पोटेंशियल चेंज होगा तो ईसीजी भी चेंज होगी। अब नॉर्मली जो होता क्या है कि हार्ट को हम दो रीजन्स में डिवाइड करते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर। सुप्रा वेंट्रिकुलर के अगर एरिथमियाज है तो हमें बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देकर ट्रीट करेंगे, और अगर वेंट्रिकल्स के कोई एरिथमियाज हैं तो उन्हें हम सोडियम चैनल और पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स देकर ट्रीट करेंगे। तो अगर इन सारे ग्राफ्स में से हम परकेंजी या जिसे कहें वेंट्रिकुलर मसल का ग्राफ जो है उसको आइसोलेट करें तो ग्राफ कुछ इस तरह होगा। अब इस ग्राफ को लेबल करते हैं। सबसे पहले जो होगा स्टेज 4 होगा, दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद क्या होगा, कोई सिंपैथेटिक इनर्वेशन आएगी या कोई थ्रेशोल्ड लेवल आएगा जिसकी वजह से सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन होंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी स्टेज 0। सोडियम चैनल्स जब ओपन होंगे तो अपशूट बनेगी, दिस इज डीपोलराइजेशन। उसके बाद इनिशियल छोटी सी रिपोलराइजेशन होगी, इसे कहेंगे स्टेज 1, और ये किस वजह से होगा, ये पोटाशियम चैनल्स की वजह से होगा, पोटाशियम आउटफ्लक्स करेंगे। उसके बाद मेंटेन स्टेज आएगी, दिस इज कॉल्ड स्टेज 2, ये कैल्शियम चैनल्स की वजह से होंगे, दिस इज कॉल्ड प्लेटू स्टेज। उसके बाद रीपोलराइजेशन अगेन होगी, ठीक है, और ये पोटाशियम आउटफ्लक्स की वजह से होंगे, दिस इज कॉल्ड स्टेज 3, और अगेन फाइनली जो होगा वो स्टेज 4 आ जाएगा। तो इस सारे टाइम में जब कोई थ्रेशोल्ड आता है, डीपोलराइजेशन होती है, प्लेटू होता है, रीपोलराइजेशन होती है, और फाइनली अगेन बैक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो अचीव हो जाता है, इस सारे फेज को कहते हैं दिस इज एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल के बाद में जो रेस्ट का पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, इसमें अगर कोई दोबारा इंपल्स आती है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो अभी भी फटीग्ड होते हैं। तो अगर हम रिलेशन देखें इन आइसोलेटेड लैक्टिक पोटेंशियल्स का इन रिलेशन विद द ईसीजी, तो हमें पता चलेगा कि ऐसे नोड जो है उसमें जो फेज 4 है विच इज सोडियम इनफ्लक्स, और फेज 0 है विच इज सोडियम एंड कैल्शियम इनफ्लक्स, और जो फेज 3 है विच इज कैल्शियम आउटफ्लक्स। तो अगर ये तीन फेज चेंज होते हैं तो उसकी वजह से ईसीजी में पी वेव में चेंजेस आएंगी। और ऐसे नोड को कौन से एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो हैं वो छेड़ सकती हैं, क्लास 2 और क्लास 4, विच आर बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। उसके अलावा अगर वेंट्रिकुलर मसल्स को देखें तो जो डीपोलराइजेशन का स्टेट है विच इज स्टेट 0 जहाँ पर सोडियम की इनफ्लक्स होगी, और स्टेज 1 जो कि पोटाशियम मिनिमम आउटफ्लक्स है। तो अगर ये दोनों फेजेस जो हैं चेंज हो गए तो ईसीजी में क्यूआरएस में चेंजेस आएंगी। उसके अलावा अगेन अगर वेंट्रिकुलर मसल की रीपोलराइजेशन देखें विच इज फेज 3 जिसमें पोटाशियम का जो आउटफ्लक्स होगा ये चेंज होगा तो ईसीजी की टी वेव में चेंजेस आएंगी। सो वेंट्रिकुलर मसल्स पे कौन सी एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो है इसमें छेड़छाड़ी कर सकती हैं, सारी, ग्रुप 1 वाली भी, ग्रुप 2 भी, ग्रुप 3 भी और ग्रुप 4 भी। तो फाइनली अगर हम स्टडी करना चाहें कि ग्रुप 1 है जो कि मॉडरेट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो किस तरह एक्ट करेंगे, हमें पता है कि जो मसल फाइबर का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह होता है, और इनिशियल जो
डीपोलराइजेशन होती है वो सोडियम चैनल ओपन होते हैं, विच इज़ स्टेज 0। तो ये क्या करेंगे, दे मॉडरेटली ब्लॉक सोडियम चैनल, जिसकी वजह से ये जो अप स्ट्रोक है ये थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, ये थोड़ी सी डिले हो जाएगी अलोंग द टाइम एक्सिस विच इज़ एक्स एक्सिस। तो ये जो स्ट्रोक है ये थोड़ी सी डिले हो गई है आगे की तरफ, जिसे हम कहें देयर इज डिक्लाइन इन द फेज 0 अप स्ट्रोक। उसके बाद क्या होगा कि ग्राफ चलता चलता थोड़ा सा आगे लैंड कर जाएगा। और इसमें क्या हुआ है, हमें पता था कि ग्राफ स्टार्ट होने से ग्राफ एंड होने तक दैट वाज द पीरियड ऑफ एक्शन पोटेंशियल, बट इन दिस केस एक्शन पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, अब वो फाइनली इधर तक टर्मिनेट हो रहा है। सो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन इज इंक्रीज्ड ऑल्सो। हुआ क्या है कि इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। वो पीरियड जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल ख़त्म होता है दैट वाज इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, अब ये थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। सो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी इसका इंक्रीज हो गया। सो देर इज डिक्लाइन इन द फेज 0 ऑफ स्ट्रोक, देर इज इंक्रीज इन द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एंड देर इज इंक्रीज इन द इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। उसके अलावा इसकी वजह से ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगी, हमें पता है कि फेज़ 0 और फेज़ 1 जो कि इनिशियल छोटी सी डीपोलराइजेशन होती है इसकी वजह से क्यूआरएस इफेक्ट होंगे। अब हुआ क्या है कि फेज़ 0 जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है सोडियम चैनल ब्लॉकिंग की इफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से क्यूआरएस जो है वो भी टाइम एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा, डिले हो जाएगा, जिसकी वजह से क्यूआरएस थोड़ा सा वाइड हो गया। सो देर इज वाइडनिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा हुआ क्या है कि एक जो ग्राफ था ये थोड़ा सा आगे आकर फॉल किया है। तो ये जो रीपोलराइजेशन वाला था जिसने टी वेव बनानी थी वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से टी वेव भी थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है। सो देयर इज इंक्रीज इन द क्यू टी इंटरवल। अब जो क्यू और टी का डिस्टेंस है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया, क्यू टी इंटरवल इज इंक्रीज्ड। डाइसोपायरामाइड की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इट इज गिवन ओरली और आईवी, हाफ लाइफ इज 5 to 10 आवर्स। आधी जो है वो किडनी से एक्सक्रिएट होगी अनचेंज्ड और आधी जो है वो मेटाबोलाइज होगी लिवर में। क्लिनिकल यूज़ एंटी एरिथमिक है, तो हम इसे एरिथमिया ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे। कौन कौन से एरिथमियाज, सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियाज भी और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज भी। तो अगर इसके टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स आएंगे, जिस तरह ब्लड विजन, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा टोसार्स डी पॉइंटिस आएगा। ये जो फीचर है क्लास 3 एंटी एरिथमिक्स का है। अब क्योंकि डायसोपायरामाइड में भी थोड़ी थोड़ी क्लास 3 एंटी एरिथमिक्स वाली खसलतें हैं, जिसकी वजह से टोसार्स डी पॉइंटिस भी हो सकता है। और फाइनली अगर हम डाइसोपैरामाइड से मिलती जुलती अदर ड्रग्स देखें तो उसमें प्रोकेनामाइड, क्विनिडीन, डाइसोपैरामाइड और अगेन एमायोड्रोन। एमायोड्रोन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 तीनों से बिलोंग करती है।